तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेमोरी एलोकेशन। तो अभी मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि दो अलग अलग मेमोरी के बीच जो हमारा इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है जिस यूनिट में, दैट इज कॉल्ड एज द ब्लॉक। तो अब ब्लॉक का प्लेसमेंट किसी भी मेमोरी में, या एक तरह से नॉट ओनली ब्लॉक, मेमोरी एलोकेशन अगर हम वास्ट टर्म में देखें तो हमारे प्रोग्राम के लिए, प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के लिए जो मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट करता है कि किस मेमोरी से हमारे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगे, तो assigning that memory is the memory allocation। तो जो प्रॉपर मेमोरी एलोकेशन टेक्निक होगी सफिशिएंट, तो वो क्या करेगी कि अनयूज्ड और अंडर यूज्ड मेमोरी दोनों का वेस्टेज रोकेगी। मतलब वो ज्यादा मेमोरी नहीं वेस्ट होगी या यूज होगी, या जो अनयूज्ड और अंडर यूज दोनों, मतलब उसमें फ्रेगमेंटेशन कम होगा। तो जो एलोकेशन के लिए एल्गोरिथम है हमारी, ठीक है, वो तो उसमें पढ़ चुके हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम में। अलग अलग एल्गोरिथम हमने पढ़ी है, ठीक है, कंटिग्यूअस एलोकेशन, फिर सेम साइज ब्लॉक, डिफरेंट साइज वेरिएबल साइज, फिक्स्ड पार्टीशन, पार्टीशन, फिर रिलोकेशन, सेगमेंटेशन, पेजिंग और स्वैपिंग। तो ये जो एलोकेशन एल्गोरिथम है तो वो इन तीन चीजों पर मेनली डिपेंड करती है, हिट रेशियो, एक्सेस टाइम और स्पेस यूटिलाइजेशन। हिट रेशियो हम कैश मेमोरी में पढ़ चुके हैं। इसका मतलब हिट रेशियो का क्या था कि कितना फ्रैक्शन ऑफ टाइम में सीपीयू को डिजायर्ड इंफॉर्मेशन कैश मेमोरी में मिल जाता है, ठीक है। या ये हम कहें कि मिस और हिट दो प्रोसेस थे जिसमें अगर सीपीयू को कोई इंफॉर्मेशन डिजायर्ड है तो वो रैम इसमें कैश मेमोरी में अगर मिल जाता है, दैट इज द हिट। और कैश मेमोरी में नहीं मिलता है, देन द रिक्वेस्ट विल बी पास्ड टू द रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक्सेस टाइम मालूम ही है कि टाइम जो लगेगा एक्सेस करने में, और स्पेस यूटिलाइजेशन कि कितना स्पेस हमारा प्रोग्राम या ब्लॉक ले रहा है मेमोरी में। तो मेमोरी सिस्टम के जो लेवल्स हैं इस हमारे एलोकेशन के लिए, वो डिफरेंट नाम हम उनको दे सकते हैं। जैसे रीजन है, रीजन्स, सेगमेंट्स, पेजेस, ब्लॉक्स, ठीक है। तो एक तरह से ये सब ब्लॉक ऑफ डेटा ही स्टोर करते हैं। पेजेस तो सेम साइज के होते हैं, हमने मेमोरी में पढ़ा है, तो सेम साइज के होते हैं, और वर्चुअल मेमोरी से पेज मेन मेमोरी में कंटिन्यूअस आते जाते रहते हैं, स्वैप होते रहते हैं। सेगमेंट इज द लॉजिकल डिवीजन ऑफ द प्रोग्राम। और रीजन्स मतलब कोई भी हमारा रीजन्स में हम कह सकते हैं कि अगर रीजन्स को और एक्सप्लोर करें तो रीजन्स का मतलब, या सेगमेंट्स का, हम इसको डेटा रीजन, कोड रीजन, कोड सेगमेंट, ठीक है, हीप, स्टैक, इन सब में भी डिवाइड कर सकते हैं। स्वैपिंग कंसेप्ट हमेशा फॉलो होता है, पेजिंग में हो या सेगमेंट में हो। जो मॉडर्न मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है, तो स्वैपिंग इज वेरी कॉमन, कि जो ब्लॉक हैं दे आर नीडेड। अब स्वैपिंग क्या है, वर्चुअल मेमोरी से मेन मेमोरी में या मेन मेमोरी से कैश में, ये स्वैपिंग ही तो होती रहती है कि अगर कैश मेमोरी में कोई इंफॉर्मेशन सीपीयू को चाहिए तो वो नहीं मिला तो मेन मेमोरी से आएगा, और कैश मेमोरी में अगर फ्री ब्लॉक नहीं है तो कोई ना कोई ब्लॉक स्वैप होगा और इनकमिंग ब्लॉक आएगा। इसी तरह वर्चुअल मेमोरी और मेन मेमोरी में भी यही स्वैपिंग चलती रहती है। और अब इस स्वैपिंग इस तरह होनी चाहिए, पिछली बार भी हमने देखा था लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस में, कि लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस जो डिक्टेट करती है एक संभावना, पॉसिबिलिटी कि फ्यूचर में कौन सा ब्लॉक, कौन सा इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगा सीपीयू को। तो अगर ये प्रॉपर
प्रोबेबिलिटी हमारी प्रॉपर होती है तो सीपीयू को एडवांस में वो इंफॉर्मेशन पहले से मिलता जाएगा। तो जिससे क्या है कि जो एक्सेस टाइम है प्रोसेसर के लिए वो मिनिमाइज होना पड़ेगा, क्योंकि प्रोसेसर को जितना कम से कम एक्सेस टाइम लगेगा उतना ही हमारा प्रोग्राम प्रोसेसिंग फास्ट होगी। स्वैपिंग मैकेनिज्म में सभी जानते हैं कि इसमें क्या है कि वेट साइकिल इन्वॉल्व होती है सीपीयू के द्वारा। सीपीयू को इंफॉर्मेशन चाहिए कैश में, नहीं मिला तो नाउ सीपीयू विल वेट या दूसरा काम करने लग जाएगा, और जो स्वैपिंग के लिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल है वो पर्टिकुलर ब्लॉक को उस मेमोरी में ले आएगा जहां पर रिक्वायर्ड है। उस मेमोरी से मतलब कि अगर कैश में रिक्वायर्ड है तो मेन से कैश में ले आएगा, अगर मेन में रिक्वायर्ड है तो वर्चुअल मेमोरी से मेन मेमोरी में ले आएगा। तो जब तक ये ब्लॉक का ट्रांसफर हो रहा है, स्वैपिंग हो रही है, तब तक सीपीयू या तो वेट करेगा या दूसरा वर्क करेगा। तो मेमोरी एलोकेशन एंड थ्रेशिंग। थ्रेशिंग भी क्या है, ये मेमोरी मैनेजमेंट में हमने पढ़ा था कि जो हाई पेजिंग या हाई स्वैपिंग एक्टिविटी है दैट इज थ्रेशिंग। अगर सक्सेसफुल मेमोरी एलोकेशन है हमारा, प्रॉपर मेमोरी एलोकेशन, तो हिट रेशियो ज्यादा मिलेगा। ऑब्वियसली हिट रेशियो का मतलब ज्यादा मिलने का ये है कि सीपीयू को जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो वहां पर मिल जाएगा कैश मेमोरी में, और अगर हिट रेशियो ज्यादा है तो एक्सेस टाइम कम होगा। अगर इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है सीपीयू विल इन्वॉल्व वेट साइकिल जब तक वो ब्लॉक हमारा ट्रांसफर हो रहा है। तो अगर हिट रेशियो लो है, मीनिंग क्या है, हिट रेशियो लो होने का मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है प्रॉपर जगह, तो फिर स्वैपिंग इन्वॉल्व होगी ही होगी। दो मेमोरी लेवल्स के बीच में स्वैपिंग होगी होगी। तो ये जो हाई पेजिंग या हाई स्वैपिंग एक्टिविटी है इसको बोलते हैं थ्रेशिंग। ये स्टैंडर्ड टर्म है मेमोरी मैनेजमेंट का, थ्रेशिंग। वेट टाइम ड्यूरिंग स्वैपिंग। तो अगर स्वैप हो रहा है तो वेट टाइम इन्वॉल्व होता है। तो ये जो इसमें क्या है कि जो इसको रिड्यूस करने के लिए, सीपीयू वेट टाइम को रिड्यूस करने के लिए एंटीसिपेटरी स्वैपिंग मस्ट बी इंप्लीमेंटेड। एंटीसिपेटरी स्वैपिंग से मतलब वही फिर हम लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस की तरफ आते हैं कि ब्लॉक एडवांस में वहां पे अवेलेबल रहे उस पर्टिकुलर में, और ये एक पॉसिबिलिटी होती है कि कौन सा ब्लॉक सीपीयू को नीडेड होगा। अदरवाइज एडवांस में तो नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हमेशा, बट जितना मैक्सिमम पॉसिबल होगा प्रेडिक्शन उतना हमारी स्वैपिंग कम होती जाएगी। रिप्लेसमेंट पॉलिसी। रिप्लेसमेंट पॉलिसी में क्या है कि अगर कोई पहले से हमारा जो ब्लॉक है और इनकमिंग ब्लॉक आ रहा है, ठीक है, कोई ब्लॉक के आ रहा है तो वो मेमोरी में उसको फिक्स करना है। अब पहले से ब्लॉक है तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। ओनली व्हेन एन अनऑक्युपाइड और इनएक्टिव रीजन ऑफ सफिशिएंट साइज इज अवेलेबल। कि अगर सफिशिएंट साइज का ब्लॉक मिल जाता है उसको तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो ब्लॉक विल बी रिप्लेस्ड। Information needed for allocation within a two level hierarchy. लेवल ऑफ हायरार्की से मतलब ये है कि जैसे अगर हम कॉम्बिनेशन ले लें रजिस्टर कैश का, कैश मेमोरी का दूसरे लेवल की कैश मेमोरी से, या हायर ऑर्डर कैश मेमोरी का मेन मेमोरी से, मेन मेमोरी का वर्चुअल मेमोरी से, इस तरह का कॉम्बिनेशन हम मान के चलें M1 M2, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि मेन मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी कॉम्बिनेशन मान लेते हैं। M1 हमारा मेन मेमोरी है और M2 है वर्चुअल मेमोरी, विच विल बी ऑन द हार्ड डिस्क। वर्चुअल मेमोरी में जो है हमारा वो हार्ड डिस्क का ही पार्ट होता है, ठीक है। तो ये सब इंफॉर्मेशन मेमोरी मैप टेबल पे मिलेगा, और मेमोरी मैप टेबल जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी उसमें ये तीन इंफॉर्मेशन होते हैं।
मेमोरी मैप टेबल। इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन फॉर, पहली तो कि ऑक्यूपाइड स्पेस लिस्ट फॉर M1, मतलब मेन मेमोरी का किस किस रीजन में ब्लॉक स्टे कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, यानी मेन मेमोरी का कौन कौन सा पार्ट भरा हुआ है। ओके, ऑक्यूपाइड स्पेस लिस्ट, कितना एरिया ऑक्यूपाइड, एरिया से मतलब कि कहाँ कहाँ क्या क्या ऑक्यूपाइड है, और सभी का स्टार्टिंग एड्रेस, हाईएस्ट एड्रेस, ये सारा इंफॉर्मेशन होगा इसमें मेमोरी मैप टेबल में। पहला इंफॉर्मेशन ये। दूसरा, अवेलेबल स्पेस लिस्ट फॉर M1, मतलब M1 में कौन कौन सा स्पेस अवेलेबल है और कौन कौन सा भरा हुआ है। और तीसरा, डायरेक्टरी फॉर M2, वर्चुअल मेमोरी के लिए डायरेक्टरी, उसका पूरा इंफॉर्मेशन। तो ये 3 इंफॉर्मेशन मेमोरी मैप टेबल में मिलेंगे। पहला कि ऑक्यूपाइड मेमोरी, प्रोग्राम कहाँ कहाँ रन कर, मतलब लाई कर रहे हैं मेमोरी में, अवेलेबल कौन कौन से ब्लॉक हैं, और M2 मेमोरी यानी वर्चुअल मेमोरी की करस्पॉन्डिंग डायरेक्टरी। तो पहला है ऑक्यूपाइड स्पेस लिस्ट फॉर M1। तो जो ऑक्यूपाइड स्पेस लिस्ट है, वो लिस्ट ये डिक्टेट कर रही है कि अगर सपोज करो कि 5 प्रोग्राम मेमोरी में रन कर रहे हैं, तो पांचों का ऑक्यूपाइड कहाँ कहाँ किस किस एड्रेस पे ऑक्यूपाइड है, किसका क्या बेस एड्रेस है, किसका हाईएस्ट एड्रेस है, इस सभी प्रोग्राम के लिए इंफॉर्मेशन होगा मेमोरी मैप टेबल में। तो हर एक प्रोग्राम के लिए, मतलब ईच एंट्री ऑफ दिस लिस्ट, मतलब क्या है कि ये जो लिस्ट होगी ऑक्यूपाइड स्पेस लिस्ट, हर एक एंट्री में क्या होगा कि ब्लॉक का नेम होगा, बेस एड्रेस होगा उस रीजन का जिसपे ये लाई कर रहा है, और अगर ये तीसरा है ब्लॉक साइज, ये तीनों चीजें होंगी। इफ वेरिएबल्स का मतलब ये है कि अगर प्रोग्राम हमारा वेरी कर रहा है, रिलोकेट हो रहा है, किसी डायनेमिकली कोई भी चेंज हो रहा है, तो ब्लॉक की साइज, ये इंफॉर्मेशन ऑक्यूपाइड लिस्ट में होगी हर एक ऑक्यूपाइड एरिया के करेस्पॉन्डिंग। अगर सिस्टम हमारा प्रीम्प्टिव एलोकेशन यूज कर रहा है तो एडिशनल इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी। प्रीम्प्टिव एलोकेशन, प्रीम्प्टिव और नॉन प्रीम्प्टिव का अगर याद आ रहा हो, मैंने पढ़ाया था, कोई बताएगा क्या होता है? डेडलॉक में बताया था, उसके पहले भी बताया था सीपीयू शेड्यूलिंग में। क्या होता है प्रीम्प्टिव और नॉन प्रीम्प्टिव? प्रीम्पशन से मतलब ये होता है कि फोर्सफुली उस ब्लॉक को रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम सीपीयू शेड्यूलिंग की बात करें तो हमने उसमें प्रीम्प्टिव शेड्यूलिंग और नॉन प्रीम्प्टिव पढ़ी। प्रायोरिटी अलग टाइप की थी, मतलब प्रीम्प्टिव नॉन प्रीम्प्टिव कहीं भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रीम्प्टिव का मतलब ये है कि अगर हाई प्रायोरिटी का जॉब आता है, प्रोग्राम आता है, तो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम में भी ब्लॉक, अगर मेमोरी नहीं अवेलेबल है तो सीपीयू किसी चलते हुए रनिंग प्रोग्राम को भी स्टॉप कर सकता है, एंड इट विल बी डायरेक्टेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्ट करेगा। और नॉन प्रीम्प्टिव मींस कि अगर एक बार सीपीयू जिसको असाइन हो गया, वो कंप्लीट प्रोसेस करके ही छोड़ेगा उसको। जब तक हम जबरदस्ती सिस्टम को या तो शट डाउन ना कर दें या जबरदस्ती टर्मिनेट ना कर दें प्रोसेस को। प्रोसेस के टर्म में अगर हम समझें तो एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन प्रोसेस ही बोलते हैं ओएस में। तो यहाँ भी वही प्रीम्प्टिव का मतलब वही है कि मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, अगर प्रीम्प्टिव यूज करना है, प्रीम्प्टिव यूज करने का मतलब कि मेमोरी, मतलब स्पेस अवेलेबल नहीं है प्रोग्राम के लिए, और तब भी फोर्सफुली अगर हम एलोकेट करना चाह रहे हैं, ओएस उसको एलोकेट करना चाह रहा है, तो प्रीम्पशन अप्लाई करना पड़ेगा। कोई एग्जिस्टिंग प्रोग्राम को टर्मिनेट करके या प्रोसेस को किल करके, यूनिक्स की लैंग्वेज में कहें तो उसको बाहर करना पड़ेगा। और कौन सा प्रोग्राम टर्मिनेट किया जाएगा, कौन सा प्रोग्राम बाहर किया जाएगा, इसके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी। एडिशनल इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी, ऐसे थोड़ी अचानक ओएस कोई प्रोग्राम को ब्लॉक कर देगा। दूसरा है अवेलेबल स्पेस लिस्ट फॉर M1। अभी हम M1 यानी मेन मेमोरी की बात कर रहे थे। ठीक है, एज्यूम करके हम चल रहे हैं कि M1 मेन मेमोरी है और M2 है वर्चुअल मेमोरी।
और एल्स ये भी हो सकता है कि M1 हम कैश मेमोरी एज्यूम कर लें और M2 मेन मेमोरी। तो अवेलेबल स्पेस फॉर M1 बहुत क्लियर है कि M1 मेमोरी में कहाँ कहाँ स्पेस अवेलेबल है। ठीक है, तो जो जो स्पेस अवेलेबल है, एड्रेस ऑफ एन अनऑक्युपाइड रीजन एंड इफ नेसेसरी इट्स साइज, कि किस साइज का कितना स्पेस कहाँ अवेलेबल है, इसकी एंट्री, इसकी इंफॉर्मेशन मेमोरी मैप टेबल में रहेगी। और तीसरा है डायरेक्टरी फॉर M2। तो इसमें क्या है कि M2 हम वर्चुअल मेमोरी एज्यूम कर रहे हैं, तो जितने भी ब्लॉक हैं करंट प्रोग्राम के संदर्भ में, करंट जो प्रोग्राम है वर्चुअल मेमोरी में, उसमें जो भी ब्लॉक है, ठीक है, उन सब की डायरेक्टरी। डायरेक्टरी से मतलब कि जो भी ब्लॉक बने हैं, सपोज करो अगर पेजिंग का केस है, तो पेजिंग का केस है तो कंप्लीट डायरेक्टरी पेज की होगी कि कौन सा पेज किस मेमोरी में आएगा, कौन सा पेज वर्चुअल मेमोरी से मेन मेमोरी में किस फ्रेम में जाएगा, ये डायरेक्टरी M2 के करस्पॉन्डिंग उस मेमोरी मैप टेबल के पास होगी। ब्लॉक ट्रांसफर टू M1। अब M2 से M1 में कोई ब्लॉक ट्रांसफर होगा तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट क्या है, उस ब्लॉक की एंट्री ऑक्यूपाइड स्पेस लिस्ट में करेगी। नहीं भाई, M2 से M1 में आएगा प्रोग्राम, तो अब M1 में आया तो ऑक्यूपाइड स्पेस लिस्ट के अंदर उसकी एंट्री होगी ना प्रोग्राम की। और जब वो ब्लॉक उसमें नहीं रहेगा, डीएलोकेट हो जाएगा, तो ये डीएलोकेट हो जाएगा और ऑक्यूपाइड स्पेस लिस्ट से अवेलेबल स्पेस लिस्ट में एंट्री इधर से उधर होती रहेगी। अगर कोई प्रोग्राम आया तो उसकी एंट्री ऑक्यूपाइड स्पेस लिस्ट में हो गई और अवेलेबल स्पेस लिस्ट की एंट्री कम हो गई या चेंज हो गई। फिर प्रोग्राम ब्लॉक बाहर हुआ तो फिर ये एंट्री चेंज हो गई। मतलब कि कितना अवेलेबल है, क्या भरा हुआ है, ये कोई भी प्रोग्राम आएगा मेमोरी में तो उसके हिसाब से वो एंट्री चेंज होती रहेगी। अगर कोई नया प्रोग्राम आया तो अवेलेबल कम हो जाएगा स्पेस, उसमें एंट्री हो जाएगी कि अब अवेलेबल ये नहीं है, और ऑक्यूपाइड में एक एंट्री बढ़ जाएगी। ब्लॉक डीएलोकेशन, जब प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो गया, कंप्लीट हो गया, तो मेमोरी शुड बी डीएलोकेटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा डीएलोकेट का मतलब ये है कि वो एंट्रीज को फिर चेंज कर देगा। कोई प्रोग्राम मेमोरी से बाहर गया तो वो अभी जो ऑक्यूपाइड स्पेस लिस्ट में एंट्री थी वो वहां से रिमूव होके अवेलेबल स्पेस लिस्ट में उसकी एंट्री हो जाएगी। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए हम जो ये प्रीम्प्टिव नॉन प्रीम्प्टिव एल्गोरिथम सब ओएस में डिस्कस कर चुके हैं। नॉन प्रीम्प्टिव एलोकेशन, नॉन प्रीम्प्टिव मींस के जब तक प्रोग्राम चल रहा है तब तक फोर्सफुली उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो M2 से M1 में कोई ब्लॉक ट्रांसफर हो रहा है, अब कोई ब्लॉक, अगर कोई भी ब्लॉक प्रीम्प्ट नहीं किया जा सकता है तो क्या होगा, तो ओएस को कोई ना कोई मेमोरी में स्पेस मतलब रीजन अवेलेबल कराना पड़ेगा जो उस ब्लॉक की साइज से बड़ा हो। भाई रिप्लेस हो नहीं सकता, प्रोग्राम कोई रिप्लेस नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगा जब तक, मतलब कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक रिप्लेस नहीं होगा। तो ऑब्वियसली ओएस विल प्रोवाइड द स्पेस, और इस टेक्निक में हमारा रिलोकेशन वगैरह इंप्लीमेंट हो सकता है। पेजिंग सिस्टम हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं उसमें ओएस में। पेजिंग में जो प्रॉब्लम, मतलब जो प्रॉब्लम थी नॉन प्रीम्प्टिव एलोकेशन की, तो पेजिंग में बहुत आसानी से सॉल्व हो गई थी या हो चुकी है। वो इसलिए हो गई कि इसमें एक साथ स्पेस लिस्ट नहीं चाहिए। हम मेन बात जो कर रहे हैं कि एक साथ प्रोग्राम, कंप्लीट प्रोग्राम को एक साथ स्पेस नहीं चाहिए पेजिंग में। छोटे छोटे पेजेस के फॉर्म में वर्चुअल मेमोरी में ये स्टोर रहेगा, और जहां मेमोरी में उस एक पेज के बराबर जो भी फ्रेम मिलेगा उसमें ये फिट हो जाएगा। और इसमें सबसे खास बात ये है कि मेन मेमोरी इक्वल साइज के रीजन यानी फ्रेम्स में
डिवाइड होती है, जो पेज की साइज है वही फ्रेम की साइज होती है, और पेज की मैपिंग होती है फ्रेम में। ठीक है, ठीक है, ये तो मैं बता चुका। नॉन प्रीम्प्टिव एलोकेशन एल्गोरिथम्स। तो नॉन प्रीम्प्टिव एलोकेशन एल्गोरिथम मैंने बताई थी कि कौन कौन सी होती हैं। एक फर्स्ट फिट थी, बेस्ट फिट थी। फर्स्ट फिट में क्या था कि जो प्रोग्राम हमारा आ रहा है वेरिएबल साइज का, मतलब जो प्रोग्राम आ रहा है उसको जितनी मेमोरी नीडेड है, तो पूरी स्पेस लिस्ट में वो सर्च ना करके फर्स्ट जो ब्लॉक उसको सफिशिएंट साइज का मिल जाएगा, वहां से प्रोग्राम रन हो जाएगा हमारा। और बेस्ट फिट में क्या था कि ये पूरी एंट्रीज को सर्च करेगा प्रोग्राम के लिए, और जो सबसे ज्यादा फिट सुटेबल स्पेस होगा उसमें ये रन करेगा प्रोग्राम। याद होगा, फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट, नेक्स्ट फिट, ये सब बताया था हम। ठीक है, फर्स्ट फिट मेथड तो वही एक्सप्लेन किया हुआ है। इट स्कैन्स द मेमोरी मैप सीक्वेंशियली until an available region of size greater than or equal to k is found। कि कोई ब्लॉक k है जो मेमोरी में रन करना चाह रहा है, तो उस ब्लॉक k के लिए, साइज k के लिए, k से ज्यादा साइज का जो पहली बार उसको लिस्ट में स्पेस मिल जाएगा, उसमें प्रोग्राम हमारा एलोकेट हो जाएगा। जबकि बेस्ट फिट में ये है कि ये इस तरह फिट होगा किसी खाली रीजन में कि जो डिफरेंस है अवेलेबल स्पेस का और के का वो मिनिमम। ठीक है, बेस्ट फिट अप्रोच में क्या है कि कोई रीजन है आर, और के साइज का ब्लॉक अगर उसमें आ रहा है तो डिफरेंस आर माइनस के मिनिमम, यानी वो जो बेस्ट सुटेबल साइज होगी स्पेस की, उसमें ये फिट होगा। प्रीम्प्टिव एलोकेशन, ये तो मैं बता चुका हूं, क्योंकि नॉन प्रीम्प्टिव जो एलोकेशन है वो मेमोरी को एफिशिएंटली सभी सिचुएशन में यूज नहीं करती है। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है कि हमारा मेमोरी इनसफिशिएंट साइज की मेमोरी अगर मिलती है, ब्लॉक के बराबर मेमोरी मिलती है, तो इस इवेंट को मेमोरी ओवरफ्लो भी कहते हैं। More efficient use of the available memory space is possible if the occupied space list can be reallocated to make room for incoming block। ये मैं समझा चुका हूं तुम लोगों को, ये रिलोकेशन वगैरह से जो हम करते हैं। प्रीम्प्टिव एलोकेशन स्ट्रेटेजीज, तो दो स्ट्रेटेजीज हैं प्रीम्प्टिव एलोकेशन के लिए। पहला तो ये है कि ब्लॉक जो M1 में है वो रिलोकेट हो, मतलब एक से ज्यादा ब्लॉक रिलोकेट हो किसी दूसरी मेमोरी लोकेशन पर, और इतना गैप बन जाए सफिशिएंट साइज का कि हमारा इनकमिंग ब्लॉक उसमें रन कर सके। और दूसरा ये है कि एक या एक से ज्यादा जो रीजन है वो डीएलोकेट हो ओएस द्वारा, और डीएलोकेट होगी उनकी मेमोरी तो ब्लॉक उसमें रन कर जाएगा। तो जो ये दूसरा मेथड है उसमें हमें रिप्लेसमेंट पॉलिसी की जरूरत होती है। रिप्लेसमेंट पॉलिसी जो भी है मेमोरी मैनेजमेंट की रिप्लेसमेंट पॉलिसीज हमने पढ़ा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लीस्ट रिसेंटली यूज, और ठीक है, डर्टी एंड क्लीन ब्लॉक। डर्टी ब्लॉक वो होते हैं कि जो मॉडिफाई हो गए,
M1 में, मतलब मेमोरी में आने के बाद अगर मॉडिफाई हो गया तो वो डर्टी ब्लॉक है। ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, मतलब स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। और कोई ब्लॉक जो मेमोरी में आया वो मॉडिफाई नहीं हुआ, मतलब ये है कि कोई प्रोग्राम ब्लॉक अगर मेमोरी में आया और उसमें कोई राइटिंग हुई है, कोई चेंजेस हुआ है, तो उसको डर्टी ब्लॉक रेफर कर दिया। और उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, कोई राइटिंग वगैरह कुछ नहीं हुआ है, तो वो क्लीन ब्लॉक है। तो जो इंस्ट्रक्शन के ब्लॉक है वो तो हमारे क्लीन रहेंगे, उसमें तो कोई चेंज होना नहीं है, चेंज होगा केवल डेटा ब्लॉक में। तो जो डर्टी ब्लॉक की पॉसिबिलिटी है वो केवल डेटा ब्लॉक में हो सकती है। इंस्ट्रक्शंस जो ओरिजिनल है प्रोग्राम के, उसमें कहीं कोई चेंज नहीं होगा। और चेंज होगा जैसे कोई तुमने i++ किया तो i में चेंज हो गया, किसी और वेरिएबल की वैल्यू चेंज की, कोई स्क्वायर किया फिर वैल्यू सेव की, इनिशियल वैल्यू कुछ है और बाद की वैल्यू कुछ है। ठीक है, तो लास्ट स्लाइड है क्लीन ब्लॉक को रिप्लेस करने के लिए। ठीक है, क्लीन ब्लॉक से मतलब ये है कि अगर कोई ब्लॉक चेंज हुआ है तो उसको इजीली तो रिप्लेस नहीं कर सकते जब तक कि वो चेंजेस हमारे अदर ऑर्डर मेमोरी तक रिफ्लेक्ट ना हो जाए, या उसकी जो एंट्री है, जो चेंज हुआ है ब्लॉक, उसकी एंट्री मेमोरी मैप टेबल पे ना कर दी जाए। तो अगर क्लीन ब्लॉक को रिप्लेस करना है तो सिंपली उसको ओवरराइट कर सकते हैं और मेमोरी मैप टेबल में उसकी एंट्री कर दी जाएगी। और अगर डर्टी ब्लॉक रिप्लेस हो रहा है तो ये पहले कॉपी करना पड़ेगा M2 में। ठीक है, चलो बैटरी भी जा रही है और ये भी खत्म हो गया, तो ठीक है मैं इसको, ठीक है, तो ये मेमोरी मैनेजमेंट हमारा, मेमोरी एलोकेशन मैनेजमेंट खत्म हो गया।